वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिनेश, आज हम करने जा रहे हैं आपका कंसोलिडेटेड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो चैप्टर है आपका उसका इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो क्या कहता है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1? एक्स लिमिटेड एक्वायर्स 70% ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ जेड लिमिटेड। जैसे होते हैं ना आपके XYZ, जैसे कि हर कोई कंपनी के लिए हम लिख देते हैं XYZ कंपनी, उसी तरीके से यहाँ पर उन्होंने दो नाम बना दिए। एक बना दिया एक्स लिमिटेड और दूसरा बना दिया जेड लिमिटेड। किसने किसकी कंपनी में शेयर्स इन्वेस्ट करें ये देखना। एक्स लिमिटेड ने जेड लिमिटेड के, फिर से यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको, एक्स लिमिटेड ने जेड लिमिटेड के में क्या किए हैं, शेयर्स एक्वायर किए। तो एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि एक्स लिमिटेड आपकी कौन हो गई, होल्डिंग कंपनी, और एक्स लिमिटेड ने किसके शेयर्स एक्वायर करें, जेड लिमिटेड के। तो जेड लिमिटेड आपकी कौन सी हो गई, सब्सिडरी कंपनी। क्यों हो गई ये होल्डिंग और सब्सिडरी रिलेशनशिप? बिकॉज जो शेयर्स एक्वायर किए हैं वो आपके 70% हैं, यानी कि 51% से ज़्यादा है। कब खरीदे हैं, कब एक्वायर किए? एज ऑन 31 मार्च 2017। कितने में? एट अ कॉस्ट ऑफ 70 लाख। 70% इक्विटी शेयर्स कितने में खरीदे हैं, 70 लाख में। 70% इक्विटी शेयर्स कितने में खरीदे हैं, 70 लाख में। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बैलेंस शीट। किसकी बैलेंस शीट? जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड ऊपर देखना कौन है, सब्सिडी, यानी कि सब्सिडी कंपनी की आपको क्या दे रखी है, बैलेंस शीट। एज ऑन 31 मार्च 2017, यानी कि जिस दिन एक्स लिमिटेड ने जेड लिमिटेड के शेयर्स एक्वायर करे उस दिन की जेड लिमिटेड की, यानी कि सब्सिडरी कंपनी की आपको बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में आपका वही बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। आगे देखते हैं। द फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस हैव बीन अग्रीड अपॉन। जो आपको यहाँ रिवैल्यूएशन दे रखी है, रिवैल्यूएशन मतलब कुछ चीज़ें आपकी अप हुई होंगी, कुछ चीज़ें आपकी डाउन हुई होंगी, ठीक है। तो जो फिक्स्ड एसेट है वो आपकी अप हुई है, यानी कि इंक्रीमेंट हुआ है आपका 20% से, और जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो आपकी डाउन हो गई है 10% से। पर ये जो रिवैल्यूएशन है, उन्होंने ऊपर लाइन में क्या लिखा है, ये जो रिवैल्यूएशन है वो ऊपर जो फिगर्स दे रखे हैं आपको, इसमें अभी तक इंक्लूड नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो, इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे फिक्स्ड एसेट जो ऊपर दे रखे हैं वो है 120 लाख, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि फिक्स्ड एसेट बढ़ा दो 20% से, तो 120 में हम प्लस कर देंगे 20%। तो ये अपना कैलसी 120 में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 20%। तो कितना आ गया, बोलो, 144। क्योंकि उन्होंने बोला था ये इंक्लूड नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर उन्होंने बोला जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट देखना कितने दे रखे हैं, 55 लाख। इन्वेस्टमेंट को क्या कर दो, डाउन कर दो। यहाँ पर अप किया था तो प्लस किया था, यहाँ पर क्या करना है, डाउन करना है, यानी कि माइनस। तो हमें दे रखे हैं 55, हमें डाउन करना है, माइनस करना है कितना, 10%। तो हमारा कितना आ गया, 49.5 लाख। क्या आ गई है, इन्वेस्टमेंट। आगे बढ़ते हैं। तो 70% हमने क्वेश्चन एकदम खत्म कर लिया, लास्ट का छोटू सा रह गया है। जेड लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड। डिक्लेयर किया और हल्के पे कर दिया क्या, डिविडेंड, एट द रेट 20% ऑन इट्स इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स पे कितना परसेंट क्या है, 20%। मार्क कर ले रहे हैं हम इसे, आगे जाके हमें काम आएगा। कब किया है, एज ऑन 31 मार्च 2017 को। एक्स लिमिटेड परचेज द शेयर्स ऑफ जेड लिमिटेड। एक्स लिमिटेड कौन है भाई, एक्स लिमिटेड ये रहा। एक्स लिमिटेड ने जेड लिमिटेड के, आपको पहले बताया था इन्होंने कि एक्स लिमिटेड ने जेड लिमिटेड के शेयर्स एक्वायर किए, कितने, 70 लाख के, 70 लाख। यहाँ पर डायरेक्ट आपको अमाउंट दे रखा था, देखो क्या दे रखा था, अमाउंट, पर शेयर्स नहीं बताते। लेकिन अब आपको यहाँ पर उन्होंने बोला है कि कितने रुपए का, यानी कि पर शेयर कितना है, 20 पर शेयर।
तो एक बात बताओ मुझे सिंपल, 70 लैक्स में मैंने क्या किए हैं, मैंने नहीं, एक्स लिमिटेड ने क्या किए हैं, जेड लिमिटेड के शेयर्स खरीदे हैं। कितने? 70 लैक्स में। और पर शेयर कितने रुपए का? 20 का। तो क्या मैं इसे डिवाइड करके क्या निकाल सकती हूँ? नंबर ऑफ शेयर्स। अमाउंट को डिवाइड कर दिया पर शेयर से, तो मुझे नंबर ऑफ शेयर्स पता चल गए कितने? 3,50,000 शेयर्स। आगे काम आएगा ये भी हमें। अब हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व। जो भी आपका आया, गुडविल या कैपिटल रिजर्व कुछ भी आ सकता है। तो दोनों का फॉर्मेट जो होता है वो आपका सेम होता है, चाहे आप कैपिटल रिजर्व निकालो या आप गुडविल अमाउंट का कैलकुलेशन करो। तो चलो क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ लिया है, अब हम बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन बुक पर। तो ये आ गई आपकी सॉल्यूशन बुक। कंसोलिडेटेड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? इलस्ट्रेशन नंबर 1। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ गुडविल या आपका कैपिटल रिजर्व। वो तो जब आएगा तब हमें पता चलेगा कि क्या वो गुडविल है या कैपिटल रिजर्व है। कब कैलकुलेट करें? एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। जब शेयर्स का एक्विजिशन हुआ है, शेयर्स को खरीदा गया है। किसने खरीदा है? एक्स लिमिटेड ने। किसमें खरीदा है बताओ? जेड लिमिटेड। वेरी गुड। एक्स लिमिटेड हो गई आपकी होल्डिंग और जेड लिमिटेड हो गई आपकी सब्सिडरी। तो ऊपर की हेडिंग तो आप लिख ही लोगे, जो लास्ट में क्वेश्चन में बोला होता है कि क्या कैलकुलेट करना होता है, वही आप ऊपर हेडिंग में लिख दो कि क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कैलकुलेट द गुडविल, हमने बोल दिया कैलकुलेशन द गुडविल। ठीक, 2 अमाउंट लिखे हैं मैंने यहाँ पर फॉर्मेट में, ताकि एक इनर कॉलम में जो हम बना लें, कैलकुलेशन कर लें, और एक आपके आउटर कॉलम में। अब गुडविल निकलती कैसे है या कैपिटल रिजर्व जो भी है वो कैसे आता है, कैसे कैलकुलेट होता है? तो सिंपल सी चीज़ देखना, हमें कोई चीज़ कितने की पड़ी, ठीक है, जो शेयर हमने खरीदा वो कितने का पड़ा, और उस शेयर्स में हमारा कितना हिस्सा है। अगर इन दोनों को हमने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया, इनकी इसमें से ये माइनस कर दिया, तो हमें क्या पता चल जाएगा हमारी गुडविल कितनी है। जैसे कि ये शेयर्स हैं, ये पूरी शेयर कैपिटल है किसकी? कंपनी की। ये पूरी कंपनी की क्या है? शेयर कैपिटल। कौन सी कंपनी? सब्सिडरी कंपनी जेड लिमिटेड। इसमें हमने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, उसमें हमने क्या खरीदा? शेयर्स खरीदी, शेयर्स खरीदे, और वो हमें कितने के पड़े? हमें वो पड़े 140 के। कितने के पड़े? 140 के। कितने के पड़े? 140 के। और जो हमारा हिस्सा है, आपने हिस्सा देखा होगा अपना कितना है? 70%, क्योंकि हमने 70% शेयर कैपिटल खरीदी है। तो ये जो 70% है किसकी हो गई? हमारी। तो जो हमें हिस्सा मिला है वो मिला है बस 120 का। समझ रहे हो मेरी बात? शेयर्स हमें कितने के पड़े? 140, लेकिन हमें हमारा हिस्सा कितना मिला? 120। 70% जो हमने शेयर खरीदा है, हमने जो 70% खरीदा है वो कितने का खरीदा है? 140 का। लेकिन हमें पड़ा कितने का? 140 का। समझ में आ रहा है ना? हमें पड़ा कितने का? 140 का। लेकिन हमें उसके बिहाफ में मिल क्या रहा है? हमें मिल रहा है 120। मेरा हिस्सा कितना है? 120। यानी कि आपका 20 जो है वो हो गया आपका गुडविल। ठीक, लेकिन अगर उल्टा देखो आप, ये फिर से आपकी कंपनी की शेयर कैपिटल हो गई किसकी? जेड लिमिटेड की। दोबारा से देखना अच्छे से, इसके जो शेयर्स हैं वो मुझे कितने के पड़े? इसके शेयर्स कितने के पड़े? 100 के। इसके शेयर्स मुझे कितने के पड़े? 100 के। अगेन मैंने कितना खरीदा था इसका? 70%। और मुझे मिला कितने का? मैंने खरीदा कितने का? 100 का। मेरे को पड़ा कितने का? 100 का। और मुझे मिला कितना? मुझे मिला 120।
मुझे कितना मिला 120, यानी कि ये तो मेरा फ़ायदा हो गया कि मैंने ख़रीदा 100 का और मुझे मिला 120। तो देखो 20 का क्या हो गया आपका कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व। तो अगर मेरे को जितने का पड़ा नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स को खरीदने के लिए जो मेरी नेट कॉस्ट आई, जो जितना मुझे पड़ा वो शेयर्स, जितना मुझे वो पड़ा शेयर, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं क्या कि मुझे कितना मिला पोर्शन ऑफ नेट वर्थ, मुझे कितना हिस्सा मिला, पोर्शन का मतलब हिस्सा, मुझे कितना मिला, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं और आंसर आपका आ जाएगा निगेटिव, क्योंकि 100 में से 120 माइनस करोगे तो निगेटिव, यानी कि इसका आंसर अगर निगेटिव आता है तो क्या आएगा कैपिटल रिजर्व, और अगर पॉजिटिव आता है तो आपका क्या आएगा गुडविल। क्योंकि आपने कितने का आपको पड़ा वो 140 और आपको हिस्सा कितने का मिला 120, कितने का आपको पड़ा 140 और आपको हिस्सा कितने का मिला 120, तो पॉजिटिव में आंसर आ रहा है 140 माइनस 120, तो आपको क्या आ जाएगा गुडविल। तो अगर इसका आंसर पॉजिटिव आता है तो क्या आएगा गुडविल, और इसका आंसर निगेटिव आता है तो आएगा कैपिटल रिजर्व। तो वो हमें पूरा एंड में पता चलेगा कि पॉजिटिव आया या निगेटिव। पॉजिटिव आया तो क्या आएगा बोलो गुडविल, और निगेटिव आया तो कैपिटल रिजर्व। अब आते हैं, ये तो हमें पता चल गया कि हमें कितने का पड़ा और हमें अपना हिस्सा कितना मिला, माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो नेट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, अब दोनों को मतलब समझते हैं। नेट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, यानी कि जो हमने शेयर्स को एक्वायर किया है उसकी जो कॉस्ट है नेट कितनी लगी, यानी कि हमें कितने की पड़ी। ये और अच्छे से समझते हैं, देखो इसको कैसे निकालते हैं हम। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, इसको हम किस में करेंगे इनर कॉलम में। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स यानी कि शेयर्स को एक्वायर करने में कितनी कॉस्ट लगी, माइनस क्या कर देंगे प्री एक्विजिशन ऑफ डिविडेंड। अभी तक हमने क्या क्या बातें करी कि हम गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व कैसे निकाल सकते हैं। जितनी हमें शेयर्स पड़े, जितने के हमें शेयर्स पड़े और हमें कितना हिस्सा मिला, उन दोनों को अगर माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। तो जितने की हमें पड़ी और जितना हमें हिस्सा मिला, अगर आता है पॉजिटिव तो आपका होगा गुडविल, और अगर आता है निगेटिव तो आपका हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। फिर बात आई कि ये नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये नेट कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो नेट कॉस्ट कैसे निकालेंगे मतलब कितने की हमें पड़ी, ये कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स माइनस प्री एक्विजिशन ऑफ डिविडेंड। जितने के हमने खरीदे उसमें से हम प्री एक्विजिशन डिविडेंड को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, या फिर हम बोल सकते हैं नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक ही बात है, किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब ही कि हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक ही बात है। अब इस कंसेप्ट को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, किसको प्री एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो है आपका कंसेप्ट AS13 में था। AS13 आपका इन्वेस्टमेंट, और ये कहाँ पर था आपका ग्रुप 1 में। ग्रुप 1 में आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं अभी आपको बता देती हूँ। ग्रुप 1 में AS13 भी था, यानी कि इन्वेस्टमेंट का, और इसकी अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि दोनों ही चीज़ें थी। तो काफ़ी अच्छे से आपने पढ़ा होगा, उसकी अकाउंटिंग सीखी होगी। तो वहाँ पर हम क्या करते थे, यहाँ पर कॉस्ट इस तरीके से अकाउंट बनाते थे, एक कॉस्ट का यहाँ डेबिट होता था और एक कॉस्ट का यहाँ क्रेडिट होता था। तो इन्वेस्टमेंट जब हम खरीदते थे टू बैंक करके तो यहाँ आ जाता था, और जब उसका प्री एक्विजिशन डिविडेंड बनता था तो यहाँ आ जाता था। यानी कि एक तरीके से हम कॉस्ट की रिकवरी कर देते थे, है ना, इसी तरीके से करते थे ना। तो इसका कंसेप्ट जिसे जिसे नहीं आता वो अब सुनना ध्यान से। प्री एक्विजिशन डिविडेंड का क्या कंसेप्ट था, क्यों हम यहाँ से माइनस करते थे, ठीक है, वो वाला कंसेप्ट जिसको नहीं आता हो
वैसे तो आपने ग्रुप 1 में पढ़ लिया होगा, पर नहीं आता हो तो ध्यान अब दे देना। देखो छोटी सी एग्जाम्पल, ये है ए और ये है बी, ये है ए और ये है बी। ए ने शेयर्स बेचे बी को, ए ने शेयर बेचे बी को। तो जब प्राइस तय हुआ कि शेयर ए कितने में बेचेगा बी को, तब ए ने कुछ सोचा मन में और उसने फिर बोला 250। उसने कितना बोला? ₹250। तो बी ने पूछा क्या सोचा तुमने मन में, तुमने कुछ सोच के बोला 250। तो ए ने बोला हाँ मैंने ये सोचा कि शेयर तो 200 का है। तो बी ने बोला अरे तो मुझे तुम 250 में क्यों दे रहे हो, जब 200 का शेयर है तो मुझे 250 में क्यों दे रहे हो, ये तो चक्कर आ गए इसे। ए ने बोला सुनो मेरी बात, आज मैं तुम्हें शेयर क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। इससे पहले शेयर किसके पास थे? ए के पास। यानी कि इस पीरियड पर किसके पास शेयर थे? ए के पास। कंपनी ने यहाँ का डिविडेंड अभी तक दिया नहीं है, आगे जाके देगी। लेकिन जब कंपनी यहाँ का डिविडेंड देगी तब शेयर किसके पास होंगे? बी के पास। यानी कि ये डिविडेंड पर हक किसका था? ए का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस पीरियड में ए ने शेयर होल्ड करे थे। इस पीरियड में किसने शेयर होल्ड करे थे? ए ने। तो इस टाइम का डिविडेंड भी किसको मिलना चाहिए था? ए का। यानी कि हक किसका? ए का। लेकिन तब तक डिविडेंड सेल हो गए तो डिविडेंड किसको मिलेगा? बी को। तो उसने बोला ये 2 का शेयर है और 50 हुए डिविडेंड के, तुम मुझे ये डिविडेंड अभी दे दो और तुम्हें बाद में मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। मतलब ये डिविडेंड बी का ना पहले था ना अब है। अभी वो क्या कर देगा? 50 रुपये दे देगा इस डिविडेंड के। किसको? ए को। क्यों? क्योंकि ए पर हक है, क्योंकि ए का हक है। और बाद में जाकर कंपनी बी को क्या कर देगी? ये दे देगी। तो सिंपल सी बात, हमारी कॉस्ट कितनी लगी ये बताना। जब बी ने शेयर्स खरीदे ए से तो कॉस्ट कितनी लगी? 250। लेकिन नेट कॉस्ट कितनी लगी, यानी कि कितने का उसे शेयर रियल में पड़ा? तो आप बताना। ये 50 रुपये ना तो बी के कभी थे ना होंगे। पहले इसने दे दिए थे तो इसे 50 लगी और बाद में 50 रुपये उसे यहाँ पर डिविडेंड मिल गया। तो नेट कॉस्ट जो आएगी वो आपकी कितनी आएगी? 200 रुपये। उम्मीद है आपको कंसेप्ट समझ में आया हो। नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको दोबारा से कमेंट में समझा दूँगी, ठीक है, अच्छे से। तो क्या हुआ? ये 50 रुपये कुछ नहीं हुआ, बस ना बी का ये डिविडेंड नहीं था, बी ने पहले ही इसको दे दिया और जब कंपनी ने बी को दिया तो बी को मिल गया। यहाँ से गया पैसा 50 रुपये और यहाँ से कंपनी की तरफ से क्या हो गया? आ गया। बी ने देखो क्या किया, यहाँ 50 रुपये दिए ए को और यहाँ से बी के पास कंपनी से क्या आ गए? 50 रुपये आ गए। तो 50 रुपये से बी का कोई मतलब नहीं। तो समझ में आया? इसलिए हम क्या कर देते थे, यहाँ पर 250 रुपये लिखते थे कॉस्ट, उसके बाद 50 रुपये माइनस कर देते थे, क्रेडिट कर दिया, मतलब ही क्या? माइनस कर दिया प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो यानी कि हमें जो नेट कॉस्ट, यानी कि हमें जो शेयर पड़ा वो कितने का पड़ा? सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये का। वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं, हमें शेयर पड़ा कितने का? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स हमारे एग्जाम्पल में देखा जाए तो 250 और प्री एक्विजिशन 50, तो आपका आ गया 200। अब हम बुक में देखते हैं, अपने क्वेश्चन में देखते हैं कि उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी। उन्होंने स्टार्टिंग में ही बताया था, उन्होंने किसने? एक्स ने एक्वायर किए थे, कितने में करे थे? एट अ कॉस्ट ऑफ 70 लैक्स। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स हमें कितने पता है? 70 लैक्स। अब हमें क्या निकालना है? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड के लिए हम बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 किसके लिए बनाया? प्री एक्विजिशन डिविडेंड के लिए। तो देखो 70 लैक्स में उन्होंने खरीदा, 70 लैक्स क्या थी? कॉस्ट।
कितने में खरीदा, उसकी हमें प्राइस भी दे रखी थी पर शेयर, कितनी दे रखी थी 20 पर शेयर। इससे हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स। ये आपको मैंने जब क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको करके दिखाया था। देखो कितना आया था, 3,50,000 शेयर्स, 3,50,000 शेयर्स। ठीक है, कितने खरीदे, 3,50,000 शेयर्स। और उन्होंने बताया था जेड लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड ऑफ 20% ऑन इट्स इक्विटी शेयर्स, 20% इक्विटी शेयर्स पर, मतलब कि आपका 2 रुपये हर शेयर पर। शेयर कितने हैं आपके, 3,50,000। मुझे बताओ 2 रुपये पर शेयर होगा तो कितना आएगा, वेरी गुड, 7 लाख रुपीज़। बताओ इस पर किसका हक था, जिससे हमने खरीदे, यानी कि ये ही है हमारा प्री एक्विजिशन डिविडेंड। इसका पैसा हम पहले ही दे चुके हैं, अब हमें क्या करना है, बस इसको कॉस्ट ऑफ रिकवरी मानना है, यानी कि माइनस कर देना है। तो 70 लाख जो है वो है हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, माइनस कर देंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड, कितना 7 लाख, तो हमारा 63 लाख जो आएगा वो आएगा आपका। बताओ क्या आएगा, वेरी गुड, नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमें कितने का पड़ा। बताओ मैं कहाँ लिखूँ, वो आउटर कॉलम में लिखूँ ना, वेरी गुड, 63 लाख। तो सिंपल है, क्या निकाल दिया हमने, नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पहला तो हमारी बात पूरी हो गई कि हमें कितने का पड़ा, 63 लाख। कैसे मन निकाला, सिंपल, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स माइनस प्री एक्विजिशन डिविडेंड। अब हमें दूसरी बात और पता चल जाए, क्या, पोर्शन ऑफ नेट वर्थ और नेट एसेट, यानी कि हमें कितना मिला। तो हमें कितने का पड़ा और हमें कितना मिला, सो हमें मिल जाएगा गुडविल या कैपिटल रिजर्व। तो पोर्शन ऑफ नेट वर्थ के लिए हम बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। तो ये आ गया हमारा वर्किंग नोट नंबर 2। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट वर्थ और नेट एसेट, नेट वर्थ और नेट एसेट सिंपल होता है। देखो यहाँ पे एक सिंपल सी मैं आपको बैलेंस शीट बनाकर दूँ, तो बैलेंस शीट में क्या आता है आपका, यहाँ पर शेयर कैपिटल, यहाँ लाइबिलिटीज, शेयर कैपिटल मतलब पूरा शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह, यहाँ लाइबिलिटीज, और यहाँ आपका एसेट्स। तो या तो मैं क्या करूँ, एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस कर दूँ, तो कौन बचेगा, बोलो कौन बचेगा, तो आपकी ये बचेगी, है ना, यानी आपकी बच जाएगी शेयर होल्डर फंड, इसको ही हम बोलेंगे नेट वर्थ। या फिर डायरेक्ट मैं इसे ले लूँ, या तो मैं ऐसे ले लूँ एसेट माइनस लाइबिलिटी, या फिर मैं डायरेक्ट इसको ले लूँ, तो दोनों से ही मेरा क्या निकलेगा, नेट वर्थ नेट एसेट्स। तो यहाँ पर जो हमें चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पर जिस तरीके से, तो हमें साफ समझ में आ रहा है कि बैलेंस शीट में हमें शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड्स, मतलब जो भी रिजर्व एंड सरप्लस कुछ भी नहीं दे रखा, तो हमें कौन सा वाला मेथड अपनाना पड़ेगा, ये वाला मेथड नंबर 2, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। तो फटाफट से एसेट्स लिखते हैं पहले सारी, उसके बाद लाइबिलिटीज़ लिखते हैं, और हमारा सिंपल से आ जाएगा क्या, नेट वर्थ। बहुत सिंपल है ये तो। एसेट्स देखते हैं, एसेट्स कौन सी है, फिक्स्ड एसेट्स, फिर इन्वेस्टमेंट, साथ साथ लिखते जाओ, पास में अपने मॉड्यूल रखो और साथ साथ लिखते जाओ। पहला कौन सा है, फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा है आपका इन्वेस्टमेंट्स, फिर करंट एसेट्स, और लास्ट वन आपका लोन्स एंड एडवांसेस। तो सारी एसेट्स हो गई हमारी, इनका अमाउंट लिखो। 120 नहीं लिखना, रिवैल्यूड प्राइस कितनी थी, 144, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है 144। इन्वेस्टमेंट 55 नहीं, 49.5, 49.5। करेंट एसेट्स आपके 70, और लोन्स एंड एडवांसेस आपके 50। उसके बाद आती हैं आपकी लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ आपकी दो हैं, 15% डिबेंचर्स, 15% डिबेंचर्स, और सेकंड है आपका करंट लाइबिलिटीज़,
कितना कितना है 90 और 50, 90 और 50। तो यहाँ से हमें पता चल गया एसेट्स, यहाँ से हमें पता चल गया लाइबिलिटीज़। तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ करेंगे तो हमारे आ जाएंगे नेट एसेट्स, या आप बोल सकते हो नेट वर्थ हमें पता चल जाएगी। तो देखो सबसे पहले एसेट का टोटल करते हैं 144, 49.5, 70 प्लस 15, यह आपका आ गया 278.5, 278.5। अब करते हैं हम इनका, तो सिंपल है आपका 90 और 50 आपका हो गया 140। तो एसेट में से लाइबिलिटीज माइनस कर दो, 278.5 माइनस 140, ये आपका आ गया 138.5। ये क्या है आपका नेट वर्थ और नेट एसेट, यानी कि हमें कितना मिला, कितना आया 138.5। देखो ध्यान से देखना, ये आया है हमारा नेट वर्थ और नेट एसेट। क्या आया है नेट एसेट और नेट वर्थ। अभी हमें इसमें पोर्शन निकालना है, पोर्शन मतलब अपना कितना है। तो आपको स्टार्टिंग में ही बोला था उन्होंने कितना किया है 70%। तो देखो टोटल कितना है आपका 138.5, 138.5, इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा 70%। तो 138.5 अभी भी आपका कैलकुलेटर पे है, इसका 70% निकालेंगे, ये आपका आ जाएगा 96.95। तो 96.95 हमें क्या मिला है 96। अच्छा ये सारा अमाउंट लैक्स में था शायद, तो ये 63 लैक्स हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका 96.95। ठीक है, तो 63 में से 63 का क्या हुआ, हमें इतने का पड़ा और हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि हमें कम का पड़ा, 63 का बस पड़ा, लेकिन हमें मिला कितना, हमें मिला 96.5। तो 63 का हमें पड़ा लेकिन हमें कितना मिला 96.95, हिस्सा हमें बहुत ज़्यादा मिल गया 33.95। तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि हमारा क्या आ गया कैपिटल रिजर्व, क्योंकि कम चीज़ में हमें कम पैसों में ज़्यादा मिल गया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक बार पूरा आपको दिखा देती हूँ ताकि आपका कोई भी वर्किंग नोट अगर रह गया है मेरे साथ साथ तो आप पॉज करके उसे देख सकते हो।